अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन से मसले आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 हैं। कौन सा ब्रोंकाइटिस है आपके पास, एम्फीसीमा है, निमोनिया है, एस्थमा है और लंग कैंसर है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के हैं, यानी कि किसी में आपके एल्वियोलाइज ख़राब हो सकते हैं, किसी में आपके लंग्स के टिश्यूज़ ख़राब हो सकते हैं, और किसी में जो है आपके ब्रोंकाइज ख़राब हो सकते हैं। तो हर किसी का एक अलग अलग इशू है और अलग अलग इनकी वजूहात हैं, लेकिन रीज़न जो है ना नॉर्मली सबकी तकरीबन मेन एक ही होती है कि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपनी बॉडी में लेके क्या जाते हो, हवा लेके जाते हो, एयर लेके जाते हो। तो अगर उस एयर में वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, या उसमें केमिकल्स हैं, जिस तरह आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में से केमिकल्स निकलते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो जब वो आपके लंग्स में जाएंगी वो आपके ब्रोंकाइज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एल्वियोलाइज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ओवरऑल आपके लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। तो मेन रीज़न इसकी एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ स्मोक भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस जिन्हें माइक्रोब्स बोलते हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है। नंबर 1 जो आज हमने स्टडी करनी है वो है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली क्या होता है कि बेटा इसमें जो आपके ब्रोंकाइज होते हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मतलब ये कि देखो हमने कहा था रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो लोअर पार्ट होता है ना वहाँ पे हमारा म्यूकस बनता है, और वो म्यूकस क्या काम करता है जी, एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करता है ताकि वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में ज़्यादा अंदर तक जाके नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन क्या होता है कि समटाइम जो वायरसेस या बैक्टीरियाज की वजह से जो आपके ब्रोंकाइज होते हैं ना वो इरिटेट हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो जाके आपकी जो ब्रोंकाइज की जो ट्यूब्स होती है ना वहाँ पे जाके जमना शुरू कर देता है, इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिससे जो आपकी ब्रोंकाइड ट्यूब्स होती हैं ना वो नैरो हो जाती हैं। क्योंकि अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो कि नंबर 1 पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है ये एक हेल्दी ब्रोंकाई है, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी वाली में आप देखो ये नैरो हुई हुई है थोड़ी सी। ठीक है, अब इसमें इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वेल हो जाना, किसी चीज़ का इन्फेक्टेड होकर ज़रा सा स्वेल हो जाना, फूल जाना। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो उसकी ट्यूब्स है वो अंदर से नैरो हो गई हैं और ऊपर वाले में बिल्कुल क्लियर है। अब होता क्या, ये नैरो क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें म्यूकस जमा हो जाता है। म्यूकस कैसे जमा होता है वो आपको इस पिक्चर में नज़र आ जाएगा कि देखो नंबर 1 जो आपको नॉर्मल ब्रोंकाई नज़र आ रही होगी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जो सेकंड वन आपको नज़र आ रही है ये देखो इसमें जो आपको ग्रीनिश से कलर का या येलोइश से कलर का नज़र आ रहा है, ये आपकी एक इन्फेक्टेड ब्रोंकाई है जिसमें क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो गया है। तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है तो जिस तरह से आपका वो एक गैशियस एक्सचेंज हो रहा था उस तरीके से वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह इस बीमारी को हम कहते हैं कि इस बंदे को ब्रोंकाइटिस हो गई है। और ये होती किस वजह से है, ये वायरसेस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या फिर केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स क्या है, जिस तरह आप सिगरेट या स्मोकिंग वगैरह करते हो उसमें टबैको होता है, उसका धुआं होता है, उसमें निकोटीन होती है और भी केमिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी केमिकल्स हो सकते हैं जो कि आपके लंग्स में जाके फिर आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो आपका ब्रोंकाइटिस है ये 2 तरह से हो सकता है, एक आपका एक्यूट हो सकता है और एक आपका कॉर्निक हो सकता है। एक्यूट का मतलब है कि इतना ज़्यादा स्वेयर किस्म का नहीं होता, नॉर्मल सा होता है, 1-2 हफ्ते रहता है, उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यानी कि इसमें आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, किसी हद तक आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा देता है। ये नॉर्मली बैक्टीरियाज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना के आपको बचा लेता है। या दूसरी रीज़न ये हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको कहते हैं आप एंटीबायोटिक्स खाएं, आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जिससे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और आप ठीक हो जाते हो, या नॉर्मली इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसमें आपके जो लंग्स हैं या जो आपके ब्रोंकाइज़ हैं उनमें कोई डैमेज नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि आपका म्यूकस जमा हुआ फिर आस्ता आस्ता वो ख़त्म। अब म्यूकस ने करना क्या होता है, जब वो जमा होता है ना तो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम उस म्यूकस को आपके लंग्स की तरफ भेजता है, शिफ्ट करता है आपके लंग्स की तरफ। फिर आप कहते हो मेरे गले में बलगम है या ये है या वो है, वो सारा बेसिकली म्यूकस ही होता है। ठीक है, तो किसी तरीके से आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम ने उसको आपकी बॉडी से निकालना होता है, लेकिन होता क्या कि वो आपके एल्वियोलाइज में जाके जमा हो जाता है। तो
इस वाले में जो एक्यूट होता है, इसमें आपके जो ब्रोंकाइज होते हैं वो डैमेज नहीं होते, वो बच जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, इसलिए आप ठीक हो जाते हो। लेकिन कॉर्निक डिजीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती हैं, और अक्सर तो इनमें ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ परहेज़ होता है, और इनसे काफ़ी तकरीबन जो कॉर्निक डिजीज़ है इनसे 50% तक डेथ भी हो जाती है। तो जो आपका होता है कॉर्निक ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है कि आपके वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये 3 महीने तक भी रहता है या 2 सालों तक भी ये चलता रहता है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स क्या होती हैं, तो इसकी कफ़ इसकी सिम्टम है, खांसी आ सकती है, माइल्ड विजिंग जिसे हम कहते हैं ना मेरे गले में खरखराहट सी हो रही है एक अजीब सी, वो उसकी है माइल्ड विजिंग, ठीक है। फ़ीवर यानी कि आपको बुखार हो सकता है, चिल्स आपको सर्दी फील हो सकती है कि जैसे आपको सर्दी लग रही है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि आपकी जो एक होता है ना एक बंदे की कैपेसिटी होती है कि आप काफ़ी ज़्यादा चल लो या काफ़ी ज़्यादा भाग लो तो आपको फिर भी सांस नहीं चढ़ता, आपकी सांस नहीं फूल रहा था। तो इसमें होता क्या ब्रोंकाइटिस में, देखो कि गैसेस का एक्सचेंज जिस एफिशिएंसी से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा। जब उस तरीके से आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम होगा वो थोड़ा सा शॉर्टनेस आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसमें ये भी इसकी ही एक सिम्टम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास, अच्छा अक्सर पूछेंगे अब इसका इलाज क्या, तो एक मैंने बता दिया कि नंबर 1 जो होता है एक्यूट का, तो इलाज की ज़रूरत भी नहीं होती, वो खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स लो तो वो भी ठीक हो जाता है। जो आपका कॉर्निक होता है तकरीबन इसका इलाज कोई नहीं है, बस इसमें परहेज़ ही करना पड़ता है जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप सुट्टेबाज हैं तो सिगरेट पीना छोड़ दें और वगैरह वगैरह। तो जो नंबर 2 डिज़ीज़ हमारे पास आती है वो आती है एम्फेसीमा, ठीक है। अब एम्फेसीमा में क्या होता है, ये थोड़ी सी ख़तरनाक है और इससे डेथ के चांस ज़्यादा होते हैं कि इसमें जो आपके एल्वियोलाइज है ना उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। आप कोई चीज़ ख़राब है उसको ठीक, कोई गाड़ी या कोई मशीन ख़राब है तो आप उसको ठीक कर सकते हो क्योंकि उसके पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपके लंग्स में आपके एल्वियोलाइज डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। वो कोई खिलौना या कोई मशीन तो है नहीं है जिसको आप रिपेयर कर सको या उसकी जगह कोई दूसरा पार्ट लगा दो। तो इसमें क्या होता है पहले देख लेते हैं सेकंड वाली डायग्राम ज़्यादा के लिए। देखो फर्स्ट वाली पिक्चर में आपको एल्वियोलाइज नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकंड वाली में देखो कि जो आपके एल्वियोलाइज के सैक हैं अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा लेयर्स हैं इनकी कम हो गई हैं और ये टूट फूट से गए हैं। तो इससे होता क्या है कि देखो अगर बाहर से ये जो इसका सरफेस एरिया है, अगर आप इसका ये सरफेस एरिया देखो तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ गया, इसमें सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, सरफेस एरिया तो बढ़ जाता है लेकिन आपके एल्वियोलाइज ओवरऑल डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। सैक का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है लेकिन आपके एल्वियोलाइज क्या हो गए हुए हैं, डैमेज हो गए हुए हैं। तो ये मेन नुकसान होता है, ठीक है। अब कह रहा है इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक बट विद लेस सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की बेसिकली डेफिनेशन होती है कि वो वाला एरिया जो आपके इस्तेमाल में होता है ना उसको सरफेस एरिया कहते हैं। अब अगर फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देखो तो इसमें आपको अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं, इसमें सरफेस एरिया ज़रा कम लग रहा है आपको, ठीक है। और सैक का साइज़ भी तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन अंदर देखो इतनी लेयर्स हैं तो एक एरिया जो यूज़ में है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप दूसरी पिक्चर पे गौर करोगे तो इसके अंदर देखो आपको डैमेज नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो देखो एक स्टेयर्स थी, एक सीढ़ियाँ थी, उनकी 5 स्टेप्स थे जिनमें से 3 स्टेप ख़राब हो गए। अब वहाँ पे स्पेस तो होगी लेकिन ओवरऑल जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया क्योंकि 2 सीढ़ियाँ आप यूज़ कर रहे थे वो ही वहाँ से गायब हो गई हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सैक का साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसकी शेप भी चेंज हो गया, लेकिन जो सरफेस एरिया था जो आपके ब्लड और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा था वो एरिया ही डैमेज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आपकी इस जो एम्फीसीमा है इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो होता क्या है कि लंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो लंग्स हैं आप देखो जब टिश्यूज़ ही ब्रेक डाउन हो गए हैं तो जब आपके लंग्स में एयर आती है तो आपके लंग्स फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सिकुड़ने के लिए भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं, इंटरनल टिश्यूज़ आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये टिश्यूज़ हेल्प करते हैं, लंग्स फैलते हैं और जब लंग्स सिकुड़ते हैं। लेकिन अब आपके ये टिश्यूज़ ही डैमेज हो गए हैं, यानी कि दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर की साइड पे तो गार्ड खड़े हुए हैं जो दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन उस दरवाज़े को बंद जिन गार्ड्स ने करना था अंदर वाली साइड पे वो गार्ड्स ही मर गए हुए हैं, तो उस दरवाज़े को कोई बंद नहीं करेगा। तो इसमें भी यही इशू आता है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड तो हो जाते हैं लेकिन एक्सपैंड होने के बाद दोबारा वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते, ठीक है।
तो ये मेन इशू है इस डिज़ीज़ का। अब वो कह रहा है कि एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन लंग्स, तो एयर जो है वो वापस बाहर नहीं जा पाती, वो आपके लंग्स में रह जाती है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो मैंने अभी आपको बताया था। फटीग, फटीग का मतलब है जैसे बंदे को ऐसा फील होना जैसे वो ना फेंट सा है, सुस्ती सुस्ती सी चढ़ी हुई है और नशइयों वाली सिचुएशन है ऐसा से। रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, उसके रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, ठीक है, जगह जगह पे उसके लंग्स में डैमेज स्टार्ट हो जाता है। वेट लॉस, और इसमें आपका वज़न भी कम होता है। क्यों? देखो, एयर आती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, फिर आपकी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड होती है। फिर आपकी बॉडी में फैट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलता है, एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अगर आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही मसला आ गया, आप ना ठीक से सांस ले रहे हो, जब आप ठीक से सांस नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, जब आपकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल रही, एनर्जी नहीं मिलेगी। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो किस तरह से आपकी बॉडी फलेगी, फूलेगी, फैलेगी, ठीक है। तो इससे आपका वेट लॉस होता है। अब इसके कुछ कॉज हैं जो कि आपकी बुक में नहीं लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस वजह से होती है। ये सिगरेट के धुएँ की वजह से भी हो सकता है कि वो अंदर जाके निकोटीन वगैरह वो आपके लंग्स के सेल्स को डैमेज करती है। टबैको का जो धुआं है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर में काफ़ी ख़तरनाक केमिकल्स हो सकते हैं। केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट, केमिकल फ्यूम्स क्या होते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में काफ़ी ख़तरनाक गैसेस वगैरह निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह। तो वो जाके अगर आपके लंग्स में जाएंगे तो वहाँ जाके वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुछ क्रोसिव भी हो सकते हैं। क्रोसिव का मतलब है आपकी स्किन को जलाने वाले, तो वो जाके फिर आपकी लंग्स को, एल्वियोलाइज को नुकसान पहुँचा के डैमेज करते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो ओबियसली उनका नुकसान ही होता है, उसमें कोई फ़ायदे वाली चीज़ तो होती नहीं है। अब यहाँ पे नोट है कि बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ एम्फेसिमा अपीयर्स द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस 50 to 70% ऑफ हिज, कि जब इसकी सिम्टम्स अपीयर होती हैं तब तक एक बंदा जो है उसके लंग्स जो है वो 50 to 70% तक ख़राब हो चुके होते हैं, उसके डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है, इतनी ये स्लो प्रोसेस चल रहा होता है कि इतना ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और बंदे की डेथ भी हो जाती है। क्योर की बात करें तो इसका भी कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो आप, परहेज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, इतना ही था आपका। इसमें से कोई इशू या कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा।